सोचिए, हमारे चारों ओर जो कुछ भी है उसके हर एक कण में, मतलब हर एक परमाणु में एक जबरदस्त शक्ति छिपी हुई है। और उस शक्ति का राज, वो एक बहुत ही मशहूर पर शायद थोड़ा कम समझे जाने वाले समीकरण में छिपा है। तो चलिए आज मिलकर इस राज से पर्दा उठाते हैं। हाँ, E बराबर MC वर्ग। ये सिर्फ कुछ अक्षर और नंबर्स नहीं है। ये एल्बर्ट आइंस्टाइन का वो क्रांतिकारी विचार है जिसने दुनिया को देखने का हमारा नजरिया ही बदल दिया। उन्होंने बताया कि असल में पदार्थ और ऊर्जा एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, मतलब उन्हें एक से दूसरे में बदला जा सकता है। कमाल है ना? अक्सर हम इसे सुनते तो हैं, पर सवाल यह है कि इसका असल मतलब क्या है। और देखिए, ये सिर्फ साइंटिस्ट के लिए कोई मुश्किल फॉर्मूला नहीं है। नहीं, ये तो ब्रह्मांड का एक कह सकते हैं एक बेसिक रूल है, एक ऐसा नियम जो न्यूक्लियर पावर की पूरी बुनियाद है। तो चलिए इसे थोड़ा और गहराई से समझते हैं। तो अगर E = MC² के इस रहस्य को पूरी तरह से समझना है, तो हमें सफर शुरू करना होगा परमाणु के बिल्कुल सेंटर से, यानी उसके नाभिक या न्यूक्लियस से। असल में सारी कहानी की शुरुआत यहीं से होती है। अच्छा, तो परमाणु का ये जो दिल है, उसका नाभिक, इसके अंदर असल में दो तरह के पार्टिकल्स होते हैं। एक हैं प्रोटॉन, जिन पर पॉजिटिव चार्ज होता है, और दूसरे हैं न्यूट्रॉन, जो न्यूट्रल होते हैं, उन पर कोई चार्ज नहीं होता। और इन दोनों को एक साथ मिलाकर हम इन्हें कहते हैं न्यूक्लियॉन। अब देखिए, प्रोटॉन की संख्या ही तय करती है कि कोई चीज़ कौन सा एलिमेंट है। जैसे कहीं भी अगर 6 प्रोटॉन हैं, तो वो हमेशा कार्बन ही होगा, ये फिक्स्ड है। लेकिन न्यूट्रॉन की संख्या वो बदल सकती है। और जब हम प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को एक साथ गिनते हैं, तो हमें मिलती है द्रव्यमान संख्या। और इसी वजह से एक ही एलिमेंट के अलग अलग वर्जन होते हैं, जैसे कार्बन 12 और कार्बन 14। इन्हें ही आइसोटोप कहते हैं। ठीक है, यहाँ तक तो सब सीधा साधा लगता है। पर अब कहानी में एक बहुत ही अजीब, एक हैरान करने वाला मोड़ आता है। ये एक पहेली की तरह है और इसे हम साथ मिलकर सुलझाएंगे। तो बात यह है कि अगर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को अलग अलग तौला जाए और फिर उन्हें एक साथ जोड़कर बने नाभिक को तौला जाए, तो अजीब तरह से नाभिक का वजन हमेशा कम निकलता है। मतलब कुछ वजन, कुछ द्रव्यमान गायब हो जाता है। अब सवाल यह है कि भाई ये गया कहाँ? चलिए इसे एक उदाहरण से देखते हैं। चलिए हीलियम का केस लेते हैं। इसके नाभिक में 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन होते हैं। अगर इन चारों को अलग अलग तौलकर वजन जोड़ा जाए तो वो थोड़ा ज्यादा आता है। लेकिन जैसे ही ये चारों मिलकर एक हीलियम का नाभिक बनाते हैं, बूम, कुल वजन जादुई तरीके से थोड़ा कम हो जाता है ना अजीब? वजन में आई इसी कमी को, इसी गायब हुए मास को साइंटिस्ट एक नाम देते हैं मास डिफेक्ट या द्रव्यमान दोष। और हीलियम के केस में ये जो कमी है वो है 0.030377 U। तो अब हम फिर से उसी बड़े सवाल पर आ गए हैं। आखिर ये द्रव्यमान गया तो गया कहाँ? और इस पहेली का जवाब, इस रहस्य का हल एक कमाल के कॉन्सेप्ट में छिपा है, जिसे कहते हैं बाइंडिंग एनर्जी या बंधन ऊर्जा। और जानते हैं क्या? ये जवाब हमें सीधा घुमाकर वापस ले जाता है आइंस्टाइन के उसी जादुई समीकरण के पास। तो जवाब ये है, और ये सच में हैरान करने वाला है, कि वो द्रव्यमान असल में गायब हुआ ही नहीं, वो तो ऊर्जा में बदल गया। जी हाँ, एनर्जी में। और यही एनर्जी है बाइंडिंग एनर्जी। इसे आप एक तरह का सुपर पावरफुल कॉस्मिक ग्लू समझ सकते हैं, जो नाभिक को जबरदस्ती एक साथ चिपकाए रखता है। तो यही है वो आहा मोमेंट। वो जो गायब हुआ द्रव्यमान था, वही वो जबरदस्त ऊर्जा है जो नाभिक के सारे कणों को कसकर एक दूसरे से बांधे रखती है। मास एनर्जी बन गया। और यहीं पर आइंस्टीन का समीकरण एकदम परफेक्टली फिट होता है। E = MC² में जो m है वो यही छोटा सा गायब हुआ मास है। और जब ये छोटा सा मास c यानी प्रकाश की गति के स्क्वायर से, जो कि एक बहुत बहुत बड़ा नंबर है, उससे मल्टीप्लाई होता है, तो नतीजा होता है E, यानी जबरदस्त विशाल मात्रा में ऊर्जा। इसे ऐसे सोचिए कि नाभिक के अंदर ना एक तरह की रस्साकशी चल रही है, एक जंग। एक तरफ है स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, एक बहुत ही ताकतवर चिपकाने वाला बल जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को एक साथ खींचकर रखता है। और दूसरी तरफ है इलेक्ट्रिक फोर्स, जो एक जैसे पॉजिटिव चार्ज वाले प्रोटॉनों को एक दूसरे से दूर, बहुत दूर धकेलना चाहता है। अब नाभिक स्टेबल तभी रहेगा जब ये चिपकाने वाला यानी स्ट्रॉन्ग फोर्स धकेलने वाले फोर्स से जीत जाए।
तो ठीक है, थ्योरी तो समझ आ गई, पर सवाल ये है कि इस बाइंडिंग एनर्जी का, इस कॉन्सेप्ट का असल दुनिया में क्या होता है? मतलब इससे न्यूक्लियर पावर कैसे बनती है? चलिए अब इसे देखते हैं। देखिए, जब भी किसी नाभिक के अंदर वो जो फोर्सेस की रस्साकशी थी ना, उसका बैलेंस बिगड़ जाता है, तो वो न्यूक्लियस अनस्टेबल हो जाता है और फिर स्टेबल होने की कोशिश में वो अपने अंदर से एक्स्ट्रा एनर्जी और कुछ कणों को बाहर फेंकना शुरू कर देता है। और इसी प्रोसेस को हम रेडियो एक्टिविटी या रेडियोधर्मिता कहते हैं। अल्फा डीके इसका एक बढ़िया उदाहरण है। इसमें क्या होता है, एक बड़ा अनस्टेबल रेडियम का न्यूक्लियस है, वो अब और संभल नहीं पा रहा, तो वो टूट जाता है। टूटकर वो एक ज्यादा स्टेबल रेडॉन न्यूक्लियस बन जाता है और इस पूरी प्रक्रिया में एक अल्फा पार्टिकल बाहर निकल जाता है। सोचिए, एक एलिमेंट का दूसरे एलिमेंट में बदल जाना, इसे ट्रांसम्यूटेशन कहते हैं। और यहीं पर होता है असली खेल। ये जो टूटने का प्रोसेस हुआ ना, इसमें थोड़ा सा और मास, थोड़ा सा और द्रव्यमान एनर्जी में बदल जाता है। और ये एनर्जी करती क्या है? ये उन बाहर निकले हुए पार्टिकल्स को जबरदस्त रफ्तार देती है, एक काइनेटिक एनर्जी देती है। और बस यही वो काइनेटिक एनर्जी है जिसे न्यूक्लियर पावर प्लांट्स में कैप्चर करके बिजली बनाने के काम में लाया जाता है। तो वो जो गायब हुआ मास था, वही हमारी बिजली बन रहा है। हाँ, तो ये जो रेडिएशन निकलता है, ये मेनली 3 तरह का होता है, अल्फा, बीटा और गामा। और इनकी ताकत में जमीन आसमान का अंतर है। अल्फा पार्टिकल इतना कमजोर है कि उसे कागज की एक शीट भी रोक सकती है। वहीं दूसरी तरफ गामा किरणें इतनी पावरफुल होती है कि उन्हें रोकने के लिए लेड यानी शीशे की मोटी दीवार चाहिए होती है। तो बस सोचकर देखिए, एक छोटे से अदृश्य परमाणु के अंदर इतनी ज्यादा शक्ति बंद है। ये सोचना ही अपने आप में कितना कमाल का है कि इस शक्ति का सही और सुरक्षित इस्तेमाल हमारे एनर्जी के भविष्य को, हमारी दुनिया को किस तरह से बदल सकता है।